वीडियो हम लोग का सेकेंड चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है। तो उसके पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानना इंपॉर्टेंट है। वो हमने पहले अपने वीडियोस में दिखाया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, फिर भी इसमें बता दे रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। फाइनेंशियल statements are summarized accounting statements that are prepared at the accounting statements that are prepared at the end of the accounting prepared. ये अकाउंटिंग पीरियड का एंड में बनाया जाता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स भी बोला जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट सेम होता है। ये अकाउंटिंग पीरियड का एंड में बनाया जाता है, दैट इज़ आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद इसको बनाया जाता है और इसी को एनालाइज करने को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके अंदर दो चीज़ आता है। इससे पहले जॉन एंड मायर है, उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन एंड मायर, इसने क्या बोला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। इसने बोला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड अ provides a summary of accounts of a business enterprise। एक बिजनेस एंटरप्राइज का समरी ऑफ अकाउंट्स बनाता है। एक अकाउंट्स का समरी को दिखाता है एक बिजनेस एंटरप्राइज का। बिजनेस एंटरप्राइज द दैट इज द बैलेंस शीट reflecting the assets liabilities, जिसको हमने अब पिछले वाले वीडियो में किया था अपना एसेट्स लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी। एज ऑन अ सर्टेन डेट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट तो आता है जिसके अंदर एसेट्स लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी रहता है। उसके और एक इनकम स्टेटमेंट भी आता है जो बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाता है। एंड इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये कंपनी में जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप का बनता था कंपनी में, वो दोनों को इंक्लूड करके बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इसी को बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शोइंग द फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। ये बिजनेस एंटरप्राइज का परफॉर्मेंस को दिखाता है। शोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज और बिजनेस दोनों ही सेम मतलब है, वर्ड है एंटरप्राइज और बिजनेस। अब देखते हैं ये क्या बोले। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स दोनों का मीनिंग सेम होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर समराइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड।
ये वो स्टेटमेंट है जो जर्नल लेजर्स को फिर जर्नल से लेजर पोस्टिंग कर देते हैं, लेजर का जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस का मदद से जो बैलेंस दिया हुआ रहता है उसका मदद से जो फाइनल अकाउंटिंग बनाए जाते हैं उसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता है। इसी को एनालाइज करने को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज। इसी का एक डायरेक्टिंग स्टडी, इसी का एक स्टडी करने को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज को शो करता है, और बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज को शो करता है। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो चीज़ आता है। पहला होता है बैलेंस शीट। इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट It is a financial statement of the it is a financial statement that comprises the company's assets, liabilities and shareholders equity at a specific point of time। ये एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कंपनी का एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी शो करता है एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज एट ए स्पेसिफिक डेट में। इट शोज व्हाट कंपनीज ओज एंड व्हाट इट ओन्स। ये दिखाता है क्या कंपनी का लाइबिलिटी है और या क्या कंपनी ओन्स करता है। कंपनी ओन्स मतलब एसेट्स शो कर देगा, कंपनी ओज कर देगा मतलब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। ये प्रिपेयर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसका फॉर्मेट दिया हुआ है शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 से। इसका सेकेंड आइटम होता है इनकम स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट दोनों सेम है। ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन इंटरप्राइज का दिखाता है। ये एक बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करता है कि वो बिज़नेस ने ड्यूरिंग द ईयर एक पर्टिकुलर ईयर में नेट प्रॉफिट अर्न किया है या नेट लॉस इनकर्ड किया है। वो बिज़नेस का वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस शो करता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट। इसका भी फॉर्मेट दे दिया गया था कंपनीज एक्ट 2013 में। जिस तरह से बैलेंस शीट का शेड्यूल 3 पार्ट 1 था, इसका शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं, जो शेड्यूल 3 पार्ट 1 में दिया था उसका फॉर्मेट देखते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ पर पहले दे देंगे कोई फॉर्म का नाम, जो फॉर्म रहेगा इन द बुक्स ऑफ मैसेज डॉट डॉट अ फॉर्म, फिर दे देंगे बैलेंस शीट, डेट दे देंगे यहाँ पर, यहाँ पर उसका बनेगा पर्टिकुलर्स यहाँ पर नोट नंबर रहेगा। यहाँ पर देखते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ करंट ईयर का बैलेंस रहेगा, यहाँ प्रीवियस ईयर का बैलेंस रहेगा, यहाँ इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज पहला सब हेडिंग रहेगा। हमने कंपनीज बैलेंस शीट में पहले बता दिया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, देख लीजिएगा। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड में। सेकेंड रिजर्व एंड सरप्लस, सेकेंड रहेगा नॉन करंट लाइबिलिटीज़, यहाँ आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, यहाँ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाएगा। ये थर्ड रहेगा करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ में आइए देखते हैं क्या क्या होगा। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर पहला था शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, इसके बाद आ जाएगा ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़, के बाद फिर लास्ट आइटम शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। ये सब का टोटल हो जाएगा यहाँ शेयर कैपिटल का, रिजर्व एंड सरप्लस, जो अमाउंट दिया हुआ रहेगा वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। ये सब का टोटल कर देंगे
तो ये आ जाएगा इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। आइए एसेट साइड देखते क्या होगा। एसेट साइड में पहला होता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आता है फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, फिर आता है फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है, फिर आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेम है सब, बड़ी जो नाम दिया हुआ है, जो बैलेंस शीट में जो शेड्यूल 3 में जो लिखा हुआ है वही लिखना है हम लोग को भी। ये हो गया हमारा नॉन करंट एसेट्स। अब आ जाएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में पहला हो जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट के बाद हो जाएगा इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के बाद हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स। इसके बाद हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। लास्ट हो जाएगा अदर करंट एसेट्स। इसका टोटल कर देता है ये। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल को अमाउंट को समझ लीजिए एक्स, इंटेंजिबल का एक्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का एक्स, इन्वेस्टमेंट का एक्स, करंट इन्वेस्टमेंट का एक्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश, शॉर्ट टर्म लोन, अदर करंट, ये सब का टोटल आ जाएगा। ये हो जाएगा, ये इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ और ये एसेट्स का अगर टोटल मैच खा गया तो मतलब कि हम लोग का बैलेंस शीट सही बना है। और ये हमेशा एसेट्स इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ के नीचे रहता है, यहाँ मेरी जगह नहीं था। स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट, एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2 कंपनीज एक्ट 2030, इसका फॉर्मेट दिया हुआ था। यहाँ हो जाएगा नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो नाम है वहाँ यहाँ आ जाएगा ऊपर में। फिर हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के स्मॉल में लिख देते PL एज ऑन, ये जो डेट रहेगा वहाँ यहाँ लिख देने का। इसके बाद आ जाएगा इसका फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज को शो करता है। ये करंट ईयर का फिगर रहेगा यहाँ पर, ये प्रीवियस ईयर का फिगर रहेगा यहाँ पर। इसका भी जो फॉर्मेट दिया हुआ था वो सीरियल वाइज देना मेंटेन करना ज़रूरी है और लाइन बाय लाइन ही लिखना है, किसी को ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता। पहला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका और एक नाम होता है सिंपल सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स सेम है, इसका एक्स दे देंगे यहाँ पर। 2 हो जाता है अदर इनकम, जो छोटा मोटा इनकम और रहता है जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और बहुत सारा छोटा मोटा कोई भी इन्वेस्टमेंट हो जाता है, इनकम हो जाता है, वो यहाँ पर आ जाएगा कमीशन रिसीव्ड। फिर टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा 1 + 2 कर देंगे, ये दोनों का ऐड कर देने से टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। ये दोनों का ऐड कर देने से, ये दोनों का ऐड कर देंगे टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। इसको रखेंगे टोटल रेवेन्यू यहाँ पर। यहाँ पर एक्सपेंस हो जाएगा फोर्थ आइटम हमारा। एक्सपेंस के अंदर बहुत कुछ आता है। पहला रहता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। सेकंड हो जाएगा परचेज, कुछ परचेज किया यहाँ पर आ जाएगा परचेज ऑफ स्टॉक। थर्ड हो जाएगा चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्रीज का मतलब हो गया ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। शॉर्ट इसको ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को डायरेक्ट चेंज इन इन्वेंट्रीज लिख देता है।
अगर लेट सपोज ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 है, तो चेंज इन इन्वेंट्री 10,000 हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री बराबर, ओपनिंग इन्वेंट्रीज अगर 20,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 है, चेंज इन इन्वेंट्री हो जाएगा 10,000। ये हो गया ओपनिंग इन्वेंट्री OI, ये हो गया क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर वही क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर बढ़ा है 30,000 सपोज, तो ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस 10,000, माइनस को हम लोग ब्रैकेट में शो करते हैं। ये ब्रैकेट होता है, ये इंडिकेट करता है, ये माइनस इंडिकेट करता है, तो मिटा देते हैं। जस्ट सी एग्जांपल देके शो करने की कोशिश किया, चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, चेंज इन इन्वेंट्री। इसके बाद आ जाता है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। इसके बाद आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस के बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में सैलरी, वेजेस, एम्प्लॉय को रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस रहेगा वो आ जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। इसके बाद आता है हमारा एक फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब कि हम लोग जो लोन लिए, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन, शेयर्स, डिवेंचर्स, ये शेयर्स में सॉरी डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, वो सब में इंटरेस्ट जो देना कराता है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर्स, इसी को बोलता है फाइनेंस कॉस्ट। ये सब में जो इंटरेस्ट चुकाने का रहता है उसी को बोला जाता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस कॉस्ट। इसके बाद आ जाएगा डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस। डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंस। डिप्रिसिएशन हमारा फिक्स्ड एसेट्स में लगता है और एमोटाइजेशन हमारा इंटेंजिबल एसेट्स, ये फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल में लगता है, टेंजिबल, ये इंटेंजिबल में लगता है, ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा अदर एक्सपेंस। इसके बाद कोई छोटा मोटा एक्सपेंस बचा तो वो अदर एक्सपेंस के नाम से आ जाएगा यहाँ पर। लास्ट में इसका टोटल कर दिया जाएगा। फिफ्थ आइटम दे दिया जाएगा यहाँ पर, यहाँ टोटल एक्सपेंस करके टोटल एक्सपेंस लिख देंगे। इसके बाद ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 और ये टोटल एक्सपेंस 4, ये 3 माइनस 4 करेंगे तो हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट निकल जाएगा 3 माइनस 4 करने से। इसी में अगर टैक्स माइनस कर देंगे, टैक्स पेड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 5 होगा, ये लेस टैक्स कर देंगे 6 हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा 7। ये हमारा हो गया पूरा इनकम स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, छोटा मोटा जो एक्सपेंस रहता है इनकम रहता है, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब छोटा मोटा जो इनकम रहता है वो इसमें आ जाएगा। फिर टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 1 + 2 करके। फिर एक्सपेंस आ जाएगा, एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, वो सबको प्लस करके टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। अदर एक्सपेंस में छोटा मोटा एक्सपेंस आ जाएगा, जैसे कि डिस्काउंट अलाउड, कमीशन अलाउड और छोटा मोटा एक्सपेंस जो सब आ जाएगा वो सब हो जाएगा अदर एक्सपेंस में। फिर टोटल एक्सपेंस कर देंगे ये सबको ऐड करके, फिर 3 माइनस 4 करेंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, तो ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसी में अगर टैक्स पेड कर देंगे, सपोज़ ये हो गया हमारा 1 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ये टैक्स रहेगा 50,000, इसका 50%, तो ये 50,000 हो गया और हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा 50,000। तो ये हो गया हमारा इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट मीन्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब इसको आप देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है, जो मेन टॉपिक था हमारा आज का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो हम लोग का इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया रहता है उसका क्रिटिकल एग्जामिन करना, क्रिटिकल स्टडी करना, उसको एनालाइज करना, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एंड टू इंटरप्रेट इट, उसी को बोलते हैं एनालाइज करके इंटरप्रेट करना, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा कौन कौन हो गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा हो गया बैलेंस शीट एंड पीएल। बीएस मतलब बैलेंस शीट, पीएल मतलब इनकम स्टेटमेंट। इसी में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ रहता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का, उसी को एग्जामिन, उसी को एनालाइज, क्रिटिकल स्टडी करके जो इन्फॉर्मेशन जो हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं उसी को बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एंड टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज, यही दिया हुआ है जो हम लोग इसको इंटरप्रेट करके जो मेक डिसीजंस करते हैं, जो एनालाइज करके हम लोग जो डिसीजन इंटरप्रेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो हम लोग देखेंगे टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को हम शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं FS से, इसी को समझ लीजिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसको टूल्स मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को इंटरप्रेट एनालिस करने के लिए बहुत सारा टूल्स लगता है, उसको देख के हम लोग बता सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी कैसा है, एक एंटरप्राइज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑपरेशन ठीक हो रहा है कि नहीं, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, लॉस हो रहा है कि नहीं, उसी को देख के बताते हैं। वही टूल्स को बोला जाता है। टूल्स में बहुत सारा आता है, जैसे कि पहले आ जाएगा कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट, दूसरा आ जाएगा कॉमन साइज स्टेटमेंट, थर्ड आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, फोर्थ आ जाएगा ट्रेंड एनालिसिस, फिफ्थ आ जाएगा रेशियो एनालिसिस। ये सब टूल्स है। ये सब टूल्स देख के हम लोग बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज इज वेदर इट इज़ प्रॉफिटेबल और नॉट। यही सब देख के हम लोग को पता चलता है कि ये सब टूल्स है जिसके मदद से हम लोग, जिसके हेल्प से हम लोग एक कंपनी का, एक एंटरप्राइज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं, यही सब टूल्स का हेल्प से। पहला टूल है कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट। ये कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर दो आता है, कॉम्पैरेटिव बैलेंस साइज स्टेटमेंट, कॉम्पैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज के अंदर भी सेम आता है, कॉम्पैरेटिव बैलेंस है, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम। कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस एज ए स्टूडेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट, ये दो और ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं, और बहुत सारा होता है पर उतना आता नहीं है सिलेबस में, इसलिए उतना लिखे नहीं है। और यही चार इंपॉर्टेंट है, कॉम्पैरेटिव, कॉमन साइज, कैश फ्लो, रेशियो। ट्रेंड एनालिसिस भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है पर वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसे नहीं करना है। यही सब टूल्स का हेल्प से एक इंटरप्राइज जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बना सकता है, इसी का हेल्प से इंटरप्रेट कर सकता है कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, ये सब इसी से पता चलता है, टूल्स और टेक्निक्स से।